नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @24x7 पर। इस वीडियो में मई 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलो पढ़ाई करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस नदी का जल श्रीलंका के सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक के लिए जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरयू, कावेरी। तो इसका आंसर है सरयू। और सरयू नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और अयोध्या की महत्वपूर्ण नदी सरयू है। एक बार मैप में देख लेते हैं सरयू नदी को। तो सरयू नदी को पहले हम घाघरा नदी बोलते हैं और इसका नाम सरयू भी है। और इसका जल श्रीलंका के एक सीता अम्मा मंदिर है, उसके अभिषेक के लिए जाएगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर झील के पास है। और कावेरी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है कि गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला को। और उनको ये पुरस्कार किस लिए मिला है? छत्तीसगढ़ में एक हसदेव जंगल है, हसदेव के जंगल, जिनको हसदेव अरंड बोलते हैं। तो हसदेव अरंड बचाओ आंदोलन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हसदेव अरंड को इन्होंने कोयला खदानों से बचाया है। कोयला खदानों से प्रदूषण होता था, जिससे जंगल को और नुकसान पहुंच रहा था। और गोल्डमैन पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और हसदेव के जंगलों में गोंड और ओरांव जैसी ट्राइब्स रहती हैं, जिनको भी संरक्षण प्रदान किया जाना बहुत जरूरी था। इसके लिए आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है मिखाइल मिशुस्टिन। तो मिखाइल मिशुस्टिन अभी हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और पंकज कुमार चटर्जी को रोमेन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पंकज कुमार चटर्जी को रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में नेशनल आइकन नॉमिनेट किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिलियन मियावाकी मिशन को कौन सा देश नेतृत्व प्रदान कर रहा है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिलियन मियावाकी मिशन का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पुणे, नागपुर, दिल्ली और लखनऊ। तो इसका आंसर है पुणे। हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। और ये इस पार्क का उद्घाटन पुनीत बालन ग्रुप और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना वैक्सीन की किस वैक्सीन से खून के थक्के जमने और रक्त प्लेटलेट्स के कम होने की जानकारी सामने आई है? ऑप्शन है नोवावैक्स, कोवैक्सिन, मॉडर्ना और कोविशील्ड। तो इसका आंसर है कोविशील्ड। हाल ही में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने US कोर्ट में ये जानकारी दी है कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने ली है, उनके शरीर के अंदर खून के थक्के जमने और रक्त के प्लेटलेट्स के कम होने से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसका आंसर है कोविशील्ड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए निवेश किया है? फिलीपींस, श्रीलंका, इजराइल और ईरान। तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के कांके संतुराई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए निवेश किया है। और कांके संतुराई बंदरगाह ये उत्तरी श्रीलंका में पड़ता है। और इस देश के नवीनीकरण, इस बंदरगाह के नवीनीकरण से भारत उन्हीं नीतियों को अपना रहा है जो कि पहले चीन ने अपनाई हुई थी, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी कि मोतियों की माला थ्योरी से। चीन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के चारों तरफ जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, रणनीतिक स्थान हैं, वहाँ पर अपने बंदरगाह या अपने मिलिट्री बेस बनाकर भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब इसी प्रकार की नीति भारत ने भी शुरू की है, जैसे कि फिलीपींस में बाटना बंदरगाह पर, श्रीलंका में कांके संतुराई, इजराइल में हाइफा बंदरगाह और ईरान में चाबहार बंदरगाह। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसी व्हीटले गोल्ड अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन, नीरू यादव, कुनकू हेमा कुमारी और सुप्रिया दास दत्ता। तो इसका आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटले गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और इनको ये पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले इनको 2017 में ये पुरस्कार दिया गया था। और इस बार इनको जो पुरस्कार दिया गया है
वो दिया गया है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, यानी कि हरगिला पक्षी है, और उसके वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि जहां वो रहता है उसके हैबिटेट के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटले गोल्ड अवार्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के संरक्षण और उसके हैबिटेट के संरक्षण के लिए दिया गया है, और इनको ये दूसरी बार पुरस्कार दिया गया है। और जो हरगिला पक्षी है वो IUCN के रेड इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, और पूर्णिमा देवी बर्मन असम की रहने वाली हैं, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत द्वारा सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा सड़क निर्माण का विरोध किया जा रहा है। सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो सक्सगाम घाटी स्थित है कराकोरम रेंज पे। ये घाटी सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ती है और कराकोरम रेंज में स्थित है। जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं उनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पड़ती है कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कराकोरम घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नई मुद्रा को अपनाया है? कांगो, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा को अपनाया है जिसको बोलते हैं जिग, यानी कि जिम्बाब्वेन गोल्ड। और ये उनकी मुद्रा 2009 के बाद से, जब से वहाँ पर मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ है, तब से बदली गई 6वीं मुद्रा है। और जिम्बाब्वे की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है और ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और जाम्बिया जैसे देशों को टच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर आया है? 158, 159, 160 एंड 161। इसका आंसर है 159। इस बार जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है और टोटल कंट्रीज थे 180। इसके अलावा जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, उसकी रैंक 152 है, और श्रीलंका की रैंक 150 और चाइना की रैंक 172 है। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा। सन 2016 से भारत की रैंकिंग लगातार घट रही है और 2016 में जो रैंक 133 थी वो अब 159 पहुंच गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 159वीं रैंक भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में प्राप्त हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान का नाम क्या है? पुष्पक, FWD-200B, मत्स्य, MIK-100B। तो इसका आंसर है FWD-200B। और ये स्वदेशी तैयार किया हुआ ड्रोन है जो कि बहुत कम कीमत पर बनाया गया है, और ये MQ-9 जैसे दूसरे बॉम्बर एयरक्राफ्ट को टक्कर देने वाला है। तो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान है FWD-200B। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा किस देश में 7000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? सर्बिया, जर्मनी, इटली और ग्रीस। तो इसका आंसर है सर्बिया। हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा सर्बिया में 7000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है, और ये बस्ती नवपाषाण काल से संबंधित मानी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के समुद्री परीक्षण शुरू किए हैं, और ये फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और ये चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले चाइना 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर चुका है। तो फुजियान का समुद्री परीक्षण चाइना ने शुरू किया है, और इसका ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रेषण में $100 अरब का आंकड़ा किस देश ने पार किया है? भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस। तो इसका आंसर है भारत। भारत ने जो लेटेस्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार $110 बिलियन का प्रेषण प्राप्त किया है विदेशों से, जो कि सबसे ज़्यादा है। और भारत के बाद जो दूसरा नंबर है वो है मैक्सिको का, उसके बाद है चाइना का, फिर है फिलीपींस का और फिर है इजिप्ट का। तो इस तरह भारत सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वालों में
पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 जीती है? भारत, जापान, पाकिस्तान और मलेशिया। तो इसका आंसर है जापान। जापान ने अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। ये इसकी पहली हॉकी ट्रॉफी है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को हराकर ये ट्रॉफी जीती, तो इसका आंसर हुआ जापान। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है? असम, मणिपुर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए पिरुल लाओ पैसों पाओ अभियान शुरू किया है, और इसमें 1 किलो पिरुल 50 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा। और ये जो पिरुल है, ये पाइन लकड़ी होती है, पाइन के लीव्स होते हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी आग पकड़ ली जाती है। तो इस तरह की आग को बचाने के लिए पिरुल की लीव्स को 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने अपना पहला चांद मिशन iCube कमर किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया है? चीन, यूरोपीय यूनियन, नासा और जाक्सा। तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन। चीन ने हाल ही में अपने पहले चांद मिशन iCube कमर को चीन की सहायता से लॉन्च किया है, और ये लूनर मिशन चीन की चांगई 6 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ चीन। चीन की मदद से पाकिस्तान अपना चांद मिशन प्रक्षेपित कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? औंध, पुणे, बकलो हिमाचल प्रदेश, पोखरण राजस्थान, उमरोई मेघालय। तो इसका आंसर है उमरोई मेघालय। भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय के उमरोई में शुरू किया जा रहा है। तो इसका आंसर है उमरोई मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित हुआ? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मेघालय। तो इसका आंसर है पंजाब। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 पंजाब में आयोजित किया गया, और ये पंजाब के कई विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हुआ पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के कारण चेतावनी जारी की गई? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और मेघालय। तो हाल ही में केरल में वेस्ट नाइल फीवर के कारण चेतावनी जारी की गई है, और ये मच्छर के माध्यम से फैलने वाला एक रोग है। और सबसे पहले ये युगांडा में इसके लक्षण, इस बीमारी की खोज की गई थी, और ये चिड़ियों से पहले मच्छर में और फिर मच्छर से ह्यूमन में इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है। तो वेस्ट नाइल फीवर के कारण चेतावनी केरल में जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IQAir के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? इंदौर, चंडीगढ़, नई दिल्ली और काठमांडू। तो इसका आंसर है काठमांडू। तो IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित शहर रहा है काठमांडू, और उसके बाद नई दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर रहा है। और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, ये वायु में जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर ये लिस्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है यूक्रेन में। तो यूक्रेन में पहली डिजिटल स्पोक्स वुमेन यानी कि राजनयिक विक्टोरिया सी को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल्स ऑन व्हील्स पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में स्कूल्स ऑन व्हील पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बसों के माध्यम से जो जरूरी जानकारी है वहाँ पर जो
नक्सलवाद है, जो उग्रवादी घटनाएं होती हैं, उन सब से बचने के लिए और उनका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल्स ऑन व्हील पहल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? कॉलिन मुनरो, शेन वॉटसन, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी है शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन ने इस पुस्तक में जो बहुत से महत्वपूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये पुस्तक लिखी है शेन वॉटसन ने। और कॉलिन मुनरो ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए दो राज्य समाधान या टू स्टेट सॉल्यूशन की पैरवी की है? चीन वियतनाम विवाद, रूस यूक्रेन विवाद, ईरान इजराइल विवाद या इजराइल फिलिस्तीन विवाद। तो इसका आंसर है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फिलिस्तीन विवाद की समाप्ति के लिए दो राज्य समाधान या टू स्टेट सॉल्यूशन की पैरवी की है। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फिलिस्तीन को होता है। और फिलिस्तीन का जो गाजा क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की हत्याएं होती हैं और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मौतें भी वहीं होती हैं। हाल ही में भारत ने बोला है कि ये दोनों राज्य अलग अलग कर दिए जाएं और यही इसका समाधान है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन की पैरवी भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इस विवाद के समाधान के लिए की है। हाल ही में किस देश ने कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया है? ईरान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। इसका आंसर है ईरान। ईरान ने हाल ही में कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई, 12 मई, 16 मई या 18 मई। तो इसका आंसर है 11 मई। हाल ही में 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। तो थीम आजकल पूछी जाती है, तो थीम दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्मार्ट, क्रिस्टल मेष 2, इमेरिटस या PS4। तो इसका आंसर है PS4। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुरात के एक नए पैकेज को प्राप्त करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस। इसका आंसर है रूस। भारत रूस से इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुरात के एक नए पैकेज को हाल ही में प्राप्त करने वाला है। और ये इग्ला एस जो सिस्टम है, इसको कंधे पे रख के चलाया सकता है और कम दूरी के जितने भी टारगेट हैं उनको हिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन। इसका आंसर है चीन। हाल ही के वर्षों में चीन का भारत के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये व्यापार 118.4 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है। और इस तरह चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के साथ व्यापार के मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो इस तरह चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्राजील, हंगरी। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये सम्मेलन इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। भारत ने सन 2023 में हाइड्रोजन पॉलिसी इनिशिएट की थी और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और जापान। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है और ये वीजा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये वीजा 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा संयुक्त अरब अमीरात पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को 10 वर्ष के लिए देगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और जापान। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। और ये जितने भी देश यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, तो एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जो कि इटली में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं वो है विसुवियस और एटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में है किलायू, इंडोनेशिया में है मेरापी, क्राकातोआ, अगुंग और जापान में फ्यूजी। तो हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है? नासा, इसरो, जाक्सा और स्पेस एक्स। तो इसका आंसर है नासा। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है। ये फ्लोट जो सिस्टम बनाया जाएगा उसकी मदद से वहाँ पर जो भी रोवर भेजे जाएंगे वो वहाँ पर ईजिली मूव कर पाएंगे, जिससे कि वो कम समय में ज़्यादा वहाँ से जो नमूने लेने हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना है, इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकेंगे। और फ्लोट का जो मतलब है वो है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, जिससे कि ईजिली से रोवर को मूव किया सके। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की है, जाक्सा जापान की है और स्पेस एक्स एलन मस्क की एक स्पेस कंपनी है। अगला प्रश्न कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में किस भारतीय सांस्कृतिक वस्तु को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोकन, महाभारत। तो इसका आंसर है महाभारत। बाकी रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोकलोकन, इनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर के 2024 चक्र में भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। और रामचरितमानस के जो लेखक हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी वो हैं तुलसीदास, पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने और सहृदयालोकलोकन की आनंदवर्धन ने रचना की थी। और ये सहृदयालोकलोकन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नागोर्नो काराबाख के सीमा विवाद के समाधान पर किन देशों ने सहमति दी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या भारत, श्रीलंका। तो इसका आंसर है आर्मेनिया, अजरबैजान। और ये आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर स्थित है एक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, जिसके कारण इन दोनों देशों में झगड़ा होता रहता है। और हाल ही में इन दोनों देशों ने ये आपस में सहमति से ये विचार किया है कि जो आर्मेनिया के 4 गांव हैं वो अजरबैजान को दे दिए जाएंगे और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र स्थित है, जिसके दोनों देशों के बीच झगड़ा रहता है। आर्मेनिया की राजधानी आपको पता है येरेवान है और अजरबैजान की बाकू है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10वां फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 कहाँ आयोजित होगा? स्पेन, इंग्लैंड, ब्राजील और भारत। तो ये ब्राजील में आयोजित होने वाला है। और इससे पहले जो महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 का था वो आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसको कि स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। तो 10वां महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 ब्राजील में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम और गुजरात। तो इसका आंसर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम ने एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की बात की है, और जिसके तहत जो भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित किए जाएंगे। वो अपने आप इन चीज़ों को सेंस करेगा कि ट्रैफिक कब खोलना है और कब बंद करना है, और कैसे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉनिटरिंग कैसे की जानी है। तो हाल ही में एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सिक्किम ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता किस लेखिका का निधन हुआ है? पर्ल बक, डोरिस लेंशिंग, एलिस मुनरो और एनी एरनॉक्स। तो इसका आंसर है एलिस मुनरो। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हुआ है। और एलिस मुनरो ने जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी वो अपनी कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज के लिए पाई थी, और ये कनाडा की रहने वाली थी और इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जितने भी इनाम दिए गए हैं सारी नोबेल पुरस्कार विजेता महिला लेखकों के ही हैं।
तो अगला प्रश्न देखते हैं कि नासा किस मिशन के तहत सितंबर 2026 में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारेगा? ओरियन 2, आर्टेमिस 3, अपोलो 3, ओडिसियस 1। तो इसका आंसर है आर्टेमिस 3। नासा आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारेगा। नासा इस मिशन को कई चरणों में कंप्लीट कर रहा है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4। तो इस तरह इसके ये मिशन धीरे धीरे चांद पे जाएंगे, वहाँ से जानकारी लाएंगे और उसके बाद इसकी अगली प्रोसेस होगी, फिर मानव को भेजेगा। और नासा ये सब कुछ अपने मंगल पर मनुष्य को भेजने के संबंधित जो उसका प्रोजेक्ट है कि मानव को मंगल में भेजना है, उसके तहत इस प्रक्रिया को कर रहा है। तो आर्टेमिस 3 नासा का एक मिशन है जिसके तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वो सितंबर 2026 में चांद पर भेजेगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने उड़ाकर ले जाने योग्य मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण कहाँ किया? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बरेली। तो इसका आंसर है आगरा। भारत ने उड़ाकर ले जाने योग्य मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण आगरा में अपने AN-32 विमान से किया है। और ये आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि दुनिया का पहला अस्पताल है और जिसमें कि 72 क्यूब्स का एक पैक है, जिसे किसी भी एयरक्राफ्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसका परीक्षण भारत ने आगरा में किया है। तो इस प्रकार भारत पोर्टेबल एयर ड्रॉप करने योग्य अस्पताल को सफलतापूर्वक विकसित करने और उसका परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है। और भीष्म का मतलब है भीष्म क्यूब सहयोग हित और मैत्री। ये भारत स्वास्थ्य पहल का हिस्सा है और इस भीष्म किट में जो भी अस्पताल से संबंधित जरूरी चीज़ें जैसे एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्ट की किट है, वेंटिलेटर है और भी जो एडवांस हॉस्पिटल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसमें उपलब्ध रहेंगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वनाश, ऑपरेशन दंतक, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन भोलेनाथ। तो इसका उत्तर है ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए केदारनाथ यात्रा के दौरान नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत केदारनाथ यात्रा के दौरान जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पिरेनीज पर्वत कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर, रूस बेलारूस की सीमा पर, फ्रांस स्पेन की सीमा पर या आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर। तो इसका आंसर है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की और वो पिरेनीज पर्वत के क्षेत्र में की और इसी कारण ये पिरेनीज पर्वत सुर्खियों में आया है। तो आप देख सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत, इसको रेड कलर से सर्कल किया गया है, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस उर्दू साहित्यकार का निधन हुआ है? बेगम रोकेया, सलाम बिन रज्जाक, रोशन अख्तर, सलीमा शेख। तो इसका आंसर है सलाम बिन रज्जाक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी, शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो आप देख सकते हैं ये सलाम बिन रज्जाक हैं जिनको कि 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और लॉरेंस वोंग। तो इसका आंसर है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। पूरे विश्व में जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो वर्तमान समय में खेल रहे हैं उनमें से तीसरे खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं और इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीगो पर सरकारी मीटिंग के दौरान गोलियां चलाई गई? तो इसके ऑप्शंस हैं पनामा, इरिट्रिया, स्लोवाकिया और लाटविया। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीगो पर सरकारी मीटिंग के दौरान गोलियां चलाई गई हैं। रॉबर्ट फीगो सन 2023 में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी नीति रूस के समर्थन की रही है और वो यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता का भी विरोध करते हैं। इसी के कारण वो ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन की जो जंग है उसका कारण नाटो और अमेरिका है और इसी
वजह से उनके खिलाफ हमेशा से ही प्रदर्शन होते रहे हैं और मौजूदा जो उन पर गोलियां चलाएंगी वो इसी का कारण रही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया है? लिनपो शेरपा, बालीपुन शेरपा, कामीरीता शेरपा और मीनत बहादुर शेरपा। तो इसका आंसर हो जाएगा कामीरीता शेरपा। हाल ही में कामीरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये है कामीरीता शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और 30वीं बार एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने विदेश में कहाँ 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया है? जंजीबार, अबू धाबी, दुबई और नैरोबी। तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया है। इसके पहले आईआईटी दिल्ली ने एक और कैंपस खोला था विदेश में, वो जंजीबार में खोला था। और हाल ही में अबू धाबी में 2024-25 का पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को 1 मिलियन US$ की सहायता दी है? केन्या, मॉरिशस, श्रीलंका और पापुआ न्यू गिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। हाल ही में भारत ने केन्या में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 1 मिलियन US$ की सहायता प्रदान की है। और केन्या की कैपिटल है नैरोबी, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बे। तो दोस्तों 11 से 20 मई के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो इस वीडियो में कवर की गई हैं। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।